Hey guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my another video of accounting principles। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखा था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखा था और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देखा था। तो आज की क्लास में हम तीन कॉन्सेप्ट्स को और देखेंगे जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स, फिर आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। ये तीन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे आज के लिए और फिर कल क्लास में हम तीन कॉन्सेप्ट्स को और देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट्स इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट इट विच वाज एक्वायर्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी एसेट्स हो, हम हर एसेट्स को उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस वैल्यू पे हम लोग ने उसको परचेज किया है या जिस वैल्यू पे हम लोग ने उसको एक्वायर किया है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड द एसेट्स एट द परचेज प्राइस। हर एसेट्स को परचेज प्राइस पे दिखाया जाए, ना कि उसके मार्केट वैल्यू पे दिखाया जाए, ठीक है। अब परचेज प्राइस क्या होती है? परचेज प्राइस वही प्राइस जिसपे वो एसेट्स खरीदा गया है, ठीक है। लेकिन परचेज प्राइस सिर्फ इसी पर नहीं कह सकते कि परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस के अंदर कुछ और चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन आपने शूज मंगाया, ठीक है, ऑनलाइन आपने कोई भी शूज मंगाया, ठीक है, तो वो शूज में या तो फ्री डिलीवरी होगी या फिर उसके लिए आपको डिलीवरी के पैसे देने पड़ेंगे। तो एक बात याद रखना कि आप जब शूज मंगाते हो अगर वो फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो फ्री नहीं है, वो आपके शूज के कॉस्ट के अंदर ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये होता है मेरा, ठीक है। तो वो फ्री डिलीवरी आप कभी मत उसको समझना कि फ्री डिलीवरी है तो मतलब वो आपके कॉस्ट के अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था मेरा एग्जांपल्स आपको समझाने का मतलब तरीका, ठीक है। तो परचेज प्राइस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। परचेज प्राइस के अंदर जुड़ा होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जितने पे आपने उस एसेट्स को खरीदा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब आपके एसेट्स को दुकान तक लाने में जो खर्चा लगाया गया है उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं। और इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, एसेट्स को इंस्टॉल करने का खर्चा हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस कहते हैं, ठीक है। एंड ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट्स रेडी फॉर यूज, जितने भी कॉस्ट होते हैं एसेट्स को आपके उस पे लगाने के लिए वो परचेज प्राइस पर ही होते हैं, ठीक है। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कॉस्ट होते हैं एसेट्स को आप के यूज में लाने के लिए वो परचेज प्राइस पर ही होते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे चलते हैं, क्या लिखा है। दिस कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, ठीक है। इट इज समथिंग विच हैज बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन and it does not change year after year. Its nature make a reliable source as an enterprise can verify the amount with documents which is not possible in case of the market value presentation of assets। अब समझते हैं जो मैंने लाइन पढ़ा इसका क्या मतलब हुआ। इसका लाइन का मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल इन नेचर है, ठीक है। हिस्टोरिकल इन नेचर है कि पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स को हम लोग उसके परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें हमेशा अपने एसेट्स को परचेज प्राइस पे ही दिखाना है चाहे सालों बीत जाए, ठीक है। जितना हमने डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि उसको उठाने का दिन जितना खर्चा लगाया है या रेडी टू यूज करने के लिए जितना खर्चा लगाया है उसकी खरीदी उसके खर्चे पे जिंदगी भर हमको एसेट्स को दिखाना है अगर डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है तो, ठीक है। फिर परचेज प्राइस पे दिखाने से क्या फायदा होगा? परचेज प्राइस पे दिखाने से ये फायदा होगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट जो होती है हम उसको परचेज प्राइस पे परचेज प्राइस पे खरीदा था, हम उस डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग मार्केट वैल्यू पे करेंगे तो हम लोग उसको वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये था कि मेरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझते हैं कॉन्सेप्ट कहता क्या है। जैसे कि इसका नाम बताता है कि इसका मतलब है मैचिंग, पर आप सोच रहे होंगे कि मैचिंग तो ठीक है लेकिन किस चीज की मैचिंग, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच कराना है, ठीक है। उसी पीरियड के रेवेन्यू को उसी पीरियड के एक्सपेंस से मैच कराना है, ना कि किसी और पीरियड से, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट कह रहा है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विथ रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। अब हो सकता है आप अगले साल कुछ खर्चा करने वाले हो रिपेयर्स पे, तो आपने पहले से ही पैसा दे दिया हो और बोल दिया है कि अगले साल कर देना, तो पैसा एडवांस में रख ले, तो ये इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसे हम इस साल के रेवेन्यू से मैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही लाइन कह रहे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यूज मस्ट बिलोंग टू द दैट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और रेवेन्यू जो हमने खर्चा किया है वो उसी साल का होना चाहिए, ना कि किसी और साल का, ठीक है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विस इज परफॉर्म एंड नॉट नेसेसरी व्हेन द कैश इज रिसीव। अब जरूरी नहीं है कि कैश मिल रहा है तभी हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है, हमें किस चीज पे रिकॉग्नाइज करना है, जब हमारी सर्विस हो गई हो कंप्लीट या हमने कुछ बेची हो, ठीक है, तब ये लाइन का मतलब क्लियर निकलता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड आउट बट व्हेन एन एसेट और सर्विस हैज बीन यूज्ड टू जनरेट द रेवेन्यू, ठीक है। सेम यही होता है, एक्सपेंस का जरूरी नहीं है कि आपने पैसे दे दिए हो, बस अपने खर्चा इस साल किया ना हो, तो इसे इस साल की रेवेन्यू से हम लोग घटा देते हैं और मैच कराते हैं, ठीक है। भले आपका कैश आप 20 साल बाद दो या 10 साल बाद दो, लेकिन वो खर्चा जो कि वो इसी साल का होना चाहिए, ठीक है। तो ये था मैचिंग कॉन्सेप्ट, सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस को इसी अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू से मैच कराना, ठीक है। तो ये था मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से हमको पता चल रहा है, डुअल का मतलब होता है दो और एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ठीक है। दो पहलू, ठीक है, जैसे कि सिक्के में भी देखे होंगे आपने, दो पहलू होते हैं, ठीक है। इन द सेम वे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते समय भी दो पहलू होते हैं, या तो वो डेबिट नेचर का होना चाहिए या तो वो क्रेडिट नेचर का होना चाहिए। कहने का सेंस मतलब इसका जो अफेक्ट है वो दो साइड रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। Dual aspect concept is the foundation or basic principle of accounting. It provides the very basis for recording the business transactions into the books of accounts, ठीक है। तो ये कहते हैं कि डुअल एस्पेक्ट जो है वो फाउंडेशन है, एक बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग करने के लिए, और इसी बेसिक प्रिंसिपल को ही फॉलो करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट states that every transaction affect at least two accounts, ठीक है। मैंने अभी बताया कि ये ट्रांजेक्शन्स ये स्टेट करता है या ये ट्रांजेक्शन्स ये बयां करता है कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स या कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो वो दो अकाउंट से ही अफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जब आपके बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, एक एसेट्स का साइड होता है और एक लायबिलिटीज का साइड होता है, वो मैच होना चाहिए, ठीक है। और वो हमेशा मैच होना चाहिए या हमेशा वो इक्वल होना चाहिए या हमेशा वो टैली करना चाहिए, ठीक है। एंड द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनाते हैं जिसमें हम लोग ये लिखते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो इसी कॉन्सेप्ट से आया है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब एसेट्स जो है वो आपका लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ए कमेंसेस बिजनेस विद ₹20 लाख, ठीक है। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 20 लाख से, ठीक है। 20 लाख से ए ने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस स्टार्ट किया तो इन द फॉर्म ऑफ, तो उसने कैपिटल लगाया होगा, तो 20 लाख का आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। एंड टेक्स अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक, ठीक है। और 5 लाख उसने बैंक से लोन लिया, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी है क्योंकि वो फ्यूचर में उसको वो पैसा बैंक को रिटर्न करना होगा। एंड दीज 25 lakhs आर यूजेस इन
बाइंग द एसेट्स, ठीक है, और 25 लाख जो पूरा टोटल मिलाकर हुआ है उसने इस 25 लाख से क्या हुआ है, एसेट्स खरीद लिया, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स मेरा कितने का था, 25 लाख का, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा 25 लाख जो पूरा टोटल मिला के लगा है वो एसेट्स खरीदने में लगा दिया गया है, तो एसेट्स मेरा 25 लाख का हो गया। लायबिलिटी 5 लाख जो मेरी बैंक से लोन ली हुई है वो मेरी लायबिलिटी हो गया, और जो 20 लाख का कैपिटल लगाया है वो मेरा 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो वो मेरा कैपिटल बन गया। तो ये था मेरा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सिंपल वर्ड्स में कहें तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इट फॉर दोज कॉन्सेप्ट इन विद एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, ठीक है। जैसे कि मैंने फिगर भी आप देख सकते हो, ये मैंने एक डेबिट नेचर का लिखा है और मैंने एक क्रेडिट नेचर का लिखा है, ठीक है। तो अब तो इस पर जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये था मेरा आज के 3 कॉन्सेप्ट्स, होप्स आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जो नंबर मैंने दिया हुआ अपने स्लाइड शेयर पर, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।